कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया और ये हमने अपनाई थी 2022 में। कि शिक्षा किसी भी समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर हम भारतीय इतिहास में जाएंगे तो बिल्कुल प्रारंभ से ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। उसमें गुरुकुल पद्धति थी और हम जानते हैं कि उस समय चाहे राजाओं के पुत्र थे, परिवार के लोग थे, चाहे गरीब आदमी भी थे, तो वे जाकर के गुरुकुल में अपनी शिक्षा ऋषियों के यहाँ पर प्राप्त करते थे। लेकिन अब जो शिक्षा नीति डॉक्यूमेंट आया है 2020 का, ये अपने आप में पूर्ण रूप से एक पूर्ण दस्तावेज है। महीने में एक बार बस्ता रहित बैगलेस जो है वो डे रहेगा। उद्योग जगत से एकेडमिया का तालमेल करके जो बाजार की आवश्यकता है उसके हिसाब से अपने पाठ्यक्रमों को बदला जाए कि जो इंडस्ट्री हमसे बेनिफिट्स ले रही हैं, लाभ ले रही हैं, उनको अपने यहाँ पर 70% नौकरियाँ स्थानीय युवाओं को देनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं, लेकिन स्किल्ड नहीं हैं। कि हम इंडस्ट्री से पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने कोर्स शुरू करें। एकेडमिया और इंडस्ट्री, इसका हमारा लगातार एक समन्वय रहना चाहिए। भारत सरकार के बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें जितने भी नए कोर्सेज हैं उनकी पूरी सामग्री वहाँ पर दी गई है। एनईपी कहता है कि स्कूली शिक्षा के लिए भी हमारा ओपन बोर्ड होना चाहिए कि यूजीसी जो है इस बात की छूट देती है कि आपके जो सिलेबस हैं उन सिलेबस के अंदर आप 20% अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। जब तक कि हमको अपनी भारतीयता पर गर्व नहीं होगा, हम विश्व में खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। तो सारे के सारा जब फोकस का पॉइंट हमारी शिक्षा नीति में है वो हमारा छात्र है, छात्र छात्राएं। दूसरी बात, शिक्षा नीति हमको ये भी कहती है कि जो भी हमारी नीति है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? शिक्षक। अब जैसे कि त्रिभाषा फार्मूले की बात है, अब त्रिभाषा फार्मूला ठीक है ना कि आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं मातृभाषा में सिखाइए, क्षेत्रीय भाषा में सिखाइए। मूल बात है एजुकेशन। और कहीं ना कहीं पर कई बार क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो पीछे रह जाती है और बाकी चीज़ें हावी हो जाती हैं। तो देवभूमि है जिसकी अपनी एक परंपराएं हैं, हमारी 4 धाम है, अन्य धाम है, इनके बारे में अगर मेरे छात्र को नहीं पता तो ये शिक्षा पूरी नहीं है अपने आप में। विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो नकल के जो अड्डे बन गए हैं थोड़े बहुत, उन अड्डों को भी हम साफ करेंगे। कि एआई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एआई को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एआई को एज ए टूल यूज़ करिए, एक अपने सहयोगी रूप में यूज़ करिए, ना कि उसका अपना मास्टर बना दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसका अपना मास्टर बना दिया तो हमारा दिमाग जो है वो कुंद हो जाएगा, हमारी सोचने की, कल्पना करने की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। एक तो एआई हो गया, एक हो गया आपका रियल इंटेलिजेंस आरआई। तो हमें जो रियल इंटेलिजेंस है उसको कहीं दबने नहीं देना है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि चीन के लोग आगे बढ़ गए, जापान के लोग आगे बढ़ गए, तो क्या वो अंग्रेजी पे चल रहे थे या किसी और भाषा पे चल रहे थे? अपनी भाषा पे चले ना। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी। मैं सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद, आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि मूल रूप से मैं शिक्षक हूँ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो दायित्व दिया है उसका संबंध भी शिक्षा से ही है। तो ऐसे में जो विषय है वो मेरे हृदय के बहुत निकट है। सर थोड़ा सा और अपना विस्तार में बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में सर, हमारे मूल रूप दर्शकों से को। मैं जो छात्र रहा हूँ, विज्ञान का छात्र था और सबसे पहले मैंने एमएससी किया, लेकिन चूंकि और विषयों में भी मेरी रुचि रही है
तो उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री भी किया, एमए मास कम्युनिकेशन भी किया, और प्रारंभ में मैं डिफेंस में रिसर्च विंग में करीब 4 साल वहाँ पर मैंने काम भी किया। और उसके बाद लेकिन मेरा मन था कि शिक्षण में जाएं और पत्रकारिता करें। तो ऐसे में मुझे मौका मिला डीएवी कॉलेज में इतिहास विभाग में, तो वहाँ पर मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई और वहाँ पर मैं 1984 से लगातार कार्यरत हूँ। उसके बाद 2011 में मुझे जो है डीएवी कॉलेज के प्राचार्य की जिम्मेदारी मिली, और 2011 से 2018 तक मैं प्राचार्य के रूप में रहा। और इस दौरान कई बड़े परिवर्तन डीएवी कॉलेज के अंदर हुए, जो कि अपने आप में उनका स्थायी महत्व है। इसके अलावा मैं राजनीति में भी रहा हूँ अभी भी, आज भी। और पहले मैंने अपनी शुरुआत की थी आपके स्वदेशी जागरण मंच से। 2 वर्ष कार्य करने के बाद फिर मुझसे कहा गया कि आप राजनीति में जाएंगे, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में 1991 में प्रवेश किया। तब उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका हिस्सा थी। उसी में हमारी भूमिका रही, और जिस समय हमारी पार्टी ने जो अपने उत्तराखंड के लिए अलग से एक छाया प्रदेश बनाया, ये दिखाते हुए कि हम प्रदेश चाहते हैं, तो उसमें मैं उसमें मीडिया प्रभारी के नाते मुझे जिम्मेदारी मिली है। और राज्य बनने से ही पहले उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे, और सांसद हमारे श्री भुवन चंद्र खंडूरी जी जनरल साहब वो थे। उस समय मुझे एक जिम्मेदारी दी गई, वो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष पद की। मैं 4 साल उसमें रहा। उसके बाद पार्टी में भूमिका रही। फिर जब दोबारा भाजपा की सरकार आई, तो मैं जनरल खंडूरी जी के द्वारा मीडिया एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मीडिया एडवाइज़र भी था। उनके बाद डॉक्टर निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उनके समय में भी ये दायित्व मेरे पास रहा। इसके बाद संगठन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई पदों पर रहा, और अभी हाल ही में मुझे जो है संगठन के अंदर मीडिया रिसर्च जो डिपार्टमेंट है उसका स्टेट कन्वीनर बनाया गया। और इधर से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे उत्तराखंड राज्य उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई अन्य संगठनों में भूमिका मैंने की है, और पत्रकार के रूप में मैंने काफ़ी लंबा मेरा योगदान रहा है अपने आप में। मैं करीब 25 वर्ष तक जो है नवभारत टाइम्स के माध्यम से टाइम्स ग्रुप से जुड़ा रहा। हिंदुस्तान समाचार जो एक मल्टीलिंगुअल समाचार एजेंसी है, उसका मैं 3 साल डायरेक्टर भी था, और कई विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे लेख वगैरह छपते रहे। सर, अब ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, और ये बात आज की नहीं है। अगर हम भारतीय इतिहास में जाएंगे तो बिल्कुल प्रारंभ से ही शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। उसमें गुरुकुल पद्धति थी, और हम जानते हैं कि उस समय चाहे राजाओं के पुत्र थे, परिवार के लोग थे, चाहे गरीब आदमी भी थे, तो वे जाकर के गुरुकुल में अपनी शिक्षा ऋषियों के यहाँ पर प्राप्त करते थे। और उस समय हमारे जो बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आदि स्थापित थे। तो कुल हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें शिक्षा को आधारभूत जो है वो महत्व दिया गया। ये हमारे व्यक्तित्व को पूर्णकालिक तौर पर पूर्ण रूप से विकसित करने में इसकी भूमिका रहती है, और वो क्रम हमारा चलता रहा। लेकिन बीच के दौर में जब भारत के अंदर एक प्रकार से विदेशियों का शासन रहा, हमारी शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया गया। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो चाहा कि उनको यहाँ पर एक बाबू किस्म के लोग चाहिए जो उनकी जो मशीनरी है प्रशासन की उसमें सहयोग दें। आज़ादी के बाद भी फिर प्रयास हुए कि शिक्षा को कैसे और नया रूप दिया जाए नए भारत के हिसाब से। तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, अगर हम देखें तो ये वर्तमान सदी की पहली शिक्षा नीति है जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो 1986 में की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह लागू भी नहीं हो पाई, उसमें कई संशोधन भी हुए। लेकिन अब जो शिक्षा नीति डॉक्यूमेंट आया है 2020 का, ये अपने आप में पूर्ण रूप से एक पूर्ण दस्तावेज है,
और ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें बालक के बचपन से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो है जो उसका विकास होगा उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और नए भारत की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी इस शिक्षा पद्धति के अंदर एड्रेस किया गया है। और अगर हम इसके अलग अलग भागों को देखेंगे तो इसमें मोटे तौर पर अगर हम व्यवहारिक बात करेंगे तो स्कूली शिक्षा का एक अलग हिस्सा है, उच्च शिक्षा का अलग हिस्सा है, इसके अलावा रिसर्च इनोवेशंस वगैरह तो इसके एक हिस्सा है ही। अब हमारे यहाँ पहला जो मॉड्यूल था जो इससे पहले था वो था हमारे यहाँ 10+2 का 10वीं और उसके बाद 2 वर्ष 11वीं और 12वीं के, लेकिन इस मॉड्यूल में परिवर्तन किया गया है। अब ये 5+3+3+4 हो गया है और इसमें हम देखें तो जो हमारे पहले 5 वर्ष का कार्यकाल है वो बच्चे के थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ उसके मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वैश्विक रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो 6 वर्ष तक विकसित होता है। तो हमें उस 6 वर्ष के अंदर उसके विकास के लिए पूरे आयाम खोल कर रखने हैं, उसकी जो अंदर की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं, उनको विकसित होने के लिए जो है हमको उसको मार्ग देना है। तो इसीलिए प्रारंभिक जो 3 वर्ष हैं उसमें लगाए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी बाल वाटिका दिए गए हैं। उसके बाद 2 वर्ष जो है 5 जो मैंने शुरू में कहा 3 ये हो गए, फिर 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के हैं। तो इन 5 को मिला करके अगर हम देखें तो ये फाउंडेशन है, ये आधार बच्चे का हमने तैयार किया। इसके बाद फिर प्रिपरेटरी है जो कि 3 वर्ष का है और उसके बाद फिर हम देखें तो हमने फिर 3 वर्ष दिए हैं मिडिल को। उसके बाद हम पहुंचते हैं आगे तो हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है वो 4 वर्ष की है और उसके भी 2 हिस्से किए गए हैं, एक है 9 और 10 का और एक है 11 और 12 का। ये हमारी पूरी एक स्कूली शिक्षा हो गई। और हम देखें तो बच्चे को एक खिलौना मट्टी से कैसे खेलना है, कैसे चित्रकारी करनी है, कैसे गार्डनिंग करनी है, इन सारे जो उसके रुचि के विषय हैं जो उसके विकास से एक बड़ा साधन होते हैं, उन सब से लेकर के धीरे धीरे हम उसको वोकेशनल की ओर भी ले जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पहले एक टाइट सिस्टम था कि जो हमारा सिलेबस है, जो विषय चयन है वो टाइट था, लेकिन अब इसमें भी जो है वो उसको लचीला बनाया गया है, जिससे बच्चा अपनी जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से विषयों का चयन करे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसको जो है कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, उसके लिए कोर्सेज दिए गए हैं। और एक अच्छा प्रसंग ये आया है कि स्कूल का बोझ कम हो, और बोझ कम होने के साथ साथ महीने में एक बार बस्ता रहित बैगलेस जो है वो डे रहेगा। बच्चा उस दिन स्कूल जाएगा लेकिन बैग लेके नहीं जाएगा, तो पूरा बोझ लेके जाता है वो नहीं जाएगा, लेकिन उस दिन वो अपना अलग अलग गतिविधियों में काम करेगा। कहीं खेल कूद में भाग लेगा, कहीं कला में भाग लेगा, कहीं और चर्चा करेगा, तो आदि आदि वो रहने वाला है। और इसके अलावा एक 10 डेज का बैगलेस पीरियड और दिया गया है और उन 10 दिनों के अंदर कोई विशेष प्रकार का ज्ञान जो है, व्यवहारिक ज्ञान, रोचक ज्ञान जो है उसको जो है वो दिया जाएगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो शिक्षा को रोचक भी बनाया जा रहा है और शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जा रहा है और बच्चे का विकास भी किया जा रहा है। तो जो जितने भी ये विचार हैं ये अपने आप में एक नया रूप लेके हमारे सामने आते हैं और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसको तैयार करवाया अपनी देखरेख में, उनके निर्देशों के हिसाब से जो उनका विज़न है उसके हिसाब से बना है। तो वो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर इस पॉलिसी को लेकर के चर्चा है, अन्य देशों के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी ली गई है। इसके बाद अगर हम उच्च शिक्षा पर आएँ तो उच्च शिक्षा हमारी शुरुआत होती है क्लास 12 के बाद। तो हमने बीए को लिया, फिर बाद में हायर एजुकेशन में गए, मास्टर्स डिग्री है। लेकिन इसमें जो विषय हैं उसमें एक तो मल्टी एग्जिट सिस्टम दिया गया है कि बच्चा अगर इतने काम करने के बाद कॉलेज छोड़ना चाहता है तो एग्जिट कर सकता है, छोड़ सकता है उसको। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी, हमने पहले क्या किया था कि हमने एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रकार से हम उसको एक टाइट कंपार्टमेंट बंद कर दिया। और अगर हम बल्कि सामान्य भाषा में करें तो हमने घोड़े की तरह जो है उसको यहाँ लगा दिया कि वो वही सामने देखेगा, वो दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन इस शिक्षा पद्धति में अगर कोई साइंस का बच्चा है, फिजिक्स पढ़ता है, उसका मन करता है कि मुझे सितार भी सीखनी है, वो कर सकता है।
तो ये सुविधाएं भी जो हैं इसके अंदर दी गई हैं। और साथ ही साथ एक जो उसका बहुत बड़ा पहलू है वो है कौशल विकास का। देखिए, आज भारत के अंदर जो एक बहुत बड़ी चुनौती है वो हमारे युवाओं के रोज़गार की है। और रोज़गार के लिए हम जानते हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे हमारी राज्य की सरकार हैं, सबके पास एक सीमित साधन है। जितनी सरकार की नौकरियां हैं वो दी जा सकती हैं, लेकिन उसके साथ जो है कभी उससे रोज़गार का जो काम है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो संख्या है हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। ये जो संख्या है ये हमारी शक्ति भी है। कई बार लगता है कि हमारी आबादी जो है वो क्या कहते हैं बहुत अधिक है। ठीक है, वो विषय अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसका सदुपयोग करें तो हमारी शक्ति बन जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने विज़न दिया, उस विज़न के हिसाब से हमें जो शिक्षा के अंदर हमें दो बातें और करनी है। एक तो जो सरकारी नौकरी तो है ही है अपने आप में, इसके अलावा जो उद्योग जगत है, उद्योग जगत से एकेडमिया का तालमेल करके जो बाजार की आवश्यकता है उसके हिसाब से अपने पाठ्यक्रमों को बदला जाए। होता क्या है आमतौर पर कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कुछ कोर्स कहने के लिए चलाए जाते हैं कि हम जो है अपना स्किल कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन बाज़ार में उनकी मांग ही नहीं है। तो बच्चा तभी रोज़गार प्राप्त होगा जब उसको बाज़ार में कहीं पर स्थान मिलेगा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक छोटा उदाहरण उत्तराखंड का देता हूँ। जिस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिया और जो है जो टैक्स थी उसका भी हॉलीडे दिया था। तो बेनिफिट दिए गए और बेनिफिट मिलते ही जब बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज ने आना शुरू भी कर दिया यहाँ पर। उसमें श्री नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और जब इंडस्ट्री ने आना शुरू किया तो उस समय सरकार की तरफ से जियो जारी किया गया कि जो इंडस्ट्री हमसे बेनिफिट्स ले रही हैं, लाभ ले रही हैं, उनको अपने यहाँ पर 70% नौकरियाँ स्थानीय युवाओं को देनी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कि आप हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमारी सरकार जो आपको लाभ दे रही है उसके एवज में उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार दिया जाए। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये 70% का जियो कभी लागू हुआ ही नहीं और नाम मात्र के बच्चों को शायद नौकरी मिली होगी उत्तराखंड के, अन्यथा सब बाहर के ही लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला। जब हमने इसके बारे में बात की इंडस्ट्री के लोगों से तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात बताई और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं, लेकिन स्किल्ड नहीं हैं। हमारी इंडस्ट्री में स्किल्ड बच्चा चाहिए। आप अपने बच्चों को स्किल्ड बनाइए, हम तत्काल उनको लेंगे। अब हम स्किल क्या करेंगे? तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इंडस्ट्री से पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने कोर्स शुरू करें। एक पक्ष तो ये हो गया कि हमने बाज़ार की जो मांग है उसके हिसाब से अपने कोर्सेज को यूनिवर्सिटीज़ में हमने बदला, एक बात। दूसरा बिंदु इसके अंदर क्या आता है कि जो एकेडमिया और इंडस्ट्री, इसका हमारा लगातार एक समन्वय रहना चाहिए, क्योंकि समय के संग चीज़ें बदलती हैं। तो जब समय के संग चीज़ बदलेगी तो हमारे कोर्सेज भी एक बदलने चाहिए। हम किसी रिजिड उसमें कंपार्टमेंट में नहीं रह सकते। ये तो हुआ कि हमने बच्चों को तैयार किया स्किल के लिए और उसको बाज़ार में यानी कि इंडस्ट्री में नौकरी मिली, लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी, इससे बात बनने वाली नहीं है। तो तीसरा जो आयाम है वो है स्वरोजगार का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। और आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी बार बार जो है वो कहते हैं कि जो है स्टार्टअप, और उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप हिंदुस्तान में शुरू हो गए हैं और युवक जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भारत के युवकों की जो टैलेंट है उसमें कोई कमी नहीं है, उनको केवल अवसर देने की बात है। तो स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की बात भी करें तो मैं एक बहुत सामान्य सा उदाहरण दूंगा कि स्वरोजगार से क्या हुआ। हमारे यहाँ पर जो होम स्टे शुरू हुए, हमारे यहाँ के युवकों ने, कुछ लोग यहाँ पर रहते थे पहले से, कुछ लोग बाहर चले गए थे, लौट कर कोई यहाँ आए, तो उनके पास ज़मीनें थी या मकान थे, तो उन्होंने उसको रेनोवेट करके वहाँ पर होम स्टे बना दिया। और जब होम स्टे बन गया तो वो उनका अपना है। अब वो होम स्टे में खुद भी रोज़गार हो गया और साथ ही साथ जो है वो एक नहीं कई लोगों को रोज़गार दे रहा है, जो जितने भी अगल बगल के हैं ना सबको रोज़गार मिल रहा है। उसके बाद जो होम स्टे में जो काम करने वाले भी होंगे लोग, वो भी रोज़गार प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो उस पर
जो सामान चाहिए होता है, चाहे सब्जी का हो, मैं कहता हूँ, चाहे आपका ग्रोसरी की और चीज़ें हों, तो सबका भी रोज़गार बढ़ता है। फिर आपका साथ ही साथ जो है वो टूरिज़्म के दृष्टिकोण से अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, तो एक ऐसी चेन है ये उसकी आपके टूरिज़्म की। तो होम स्टे उसका एक बड़ा भारी पार्ट हो गया है। सरकार ने मदद करी और हम जानते हैं 4000 से अधिक होम स्टे जो हैं पूरे उत्तराखंड बन चुके हैं और सब बढ़िया है। और अच्छी बात जो है कि आप किस वेबसाइट पे जाइए, आपको अधिकांश होम स्टे ऑनलाइन मिलेंगे। आप ऑनलाइन जो है उनको बुकिंग करा लीजिए। आज के ज़माने में क्या हो गया है कि 90% क्या बल्कि 95% जो बुकिंग है वो ऑनलाइन चल रही है। तो ये जो स्वरोजगार शुरू हुआ है, इसने एक नया जो सब चीज़ें हमारी एनईपी का हिस्सा है। ये सब बातें हमारे एनईपी में दी गई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो स्किल वाला मसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धीरेन्द्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक वक्तव्य आया था। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की कमी नहीं है, हमारा एक कमी है तो स्किल्ड युवाओं की। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, तो जो आपका स्किल डेवलपमेंट होगा वो कौन से लेवल से स्टार्ट होगा या एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा? हाँ, प्री देखिए प्राइमरी इसमें होगा क्या या है कि प्राइमरी? जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, अगर हम देखें तो वो उसके बचपन से शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो एलिमेंट्री लेवल हाँ से बिल्कुल, स्टार्ट होगा। एलिमेंट्री जब हम यहाँ तक कि आप देखिए कि जब हम कह रहे हैं कि उसके बिल्कुल जो चाइल्ड केयर का हिस्सा है उसमें थोड़ा हम आगे बढ़ें। अगर हम उसको स्कूल में मट्टी में कुछ बनाने को देते हैं तो वो कुछ ना कुछ बना रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे थे हाँ, तो clay हम से मट्टी से कुछ बनाते बच्चे। क्ले से कुछ बनाया करते थे। ऐसे ही हमारे हाथों में पकड़ा दिया पेन और कलर, crayon पकड़ा हम अपना दिया। जो भी उल्टा पुल्टा चाहे गोला वोला कहते हैं, मेरा ग्रैंडसन है उसको मैं पेन पकड़ाता हूँ, वो टेढ़ा मेढ़ा गोला वोला बनाता रहता है। लेकिन उसका क्या हो रहा है, कुछ बनाना है उसको, यानी कि दिमाग डेवलप हो रहा है। कि जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा आयाम और है, वह स्थानीय उद्योगों का, स्थानीय कार्यों का। जैसे मौन पालन है या फलों पर आधारित जूस के इंडस्ट्री है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए जूस उसका पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। जी सर। वो हम भी तो कर सकते हैं, हम नहीं कर पाए। बिल्कुल। मैं जब GMVN का चेयरमैन था तो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो ये था कि भगीरथी मिनरल वाटर हमने शुरू किया। अब भगीरथी मिनरल वाटर शुरू किया, चला वो, अब खैर बाद के समय में वो धीरे धीरे खत्म सा हो गया मेरे बाद, लेकिन वो चला। यानी कि हमने एक छोटा प्लांट लगाया उत्तरकाशी में और वहीं से हमने उसको किया। ऐसे बुरांस के जूस को लेकर उनके बनाना शुरू किया, तो जितना भी हम बनाते थे सब बिक जाता था। तो मेरा कहना ये है कि हम तो छोटे स्केल पर था, लेकिन हम ये स्थान पर इसको खड़ा कर सकते हैं। आज मशरूम का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी प्रकार से जो है, जो शहद का लोग काम कर रहे होते हैं, कलाएं हमारी जो है, ऐपण जो है, कितना काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़, इसके अलावा हथकरघा है, हमारे ट्रेडिशनल जो हम शॉल बुनते हैं वगैरह वगैरह, टोपियाँ बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं और वो अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। उत्तराखंड पहला स्टेट है ना जहाँ पर इस पॉलिसी को हाँ, लागू किया ये गया। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जी सर। कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाया। और ये हमने अपनाई थी 2022 में। उसके आने के 2 साल बाद अभी कई राज्यों ने इसको नहीं अपनाया है, कई जगह भी तैयारी चल रही है, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं और निकट भविष्य में वो 3 वर्ष में क्या कुछ हम कर पाए हैं, इसके बारे में समीक्षा वगैरह करने की तैयारी में है वो। कि जब कोई नई नीति आती है तो उसके लिए आपको वातावरण का निर्माण करना पड़ता है, एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो ओल्ड सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, आपको उनको भी मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता है। क्योंकि जो मानवीय सब क्या है, वो बड़ा अपने आप कंफर्टेबल जोन में फील करता है यथास्थिति में। अभी तक उत्तराखंड के अंदर एक मानसिकता बच्चों की हमारी रही है कि सरकारी नौकरी की, तो उनको समझाना है कि सरकारी नौकरी सीमित है और इसके लिए आपको स्वरोजगार या जो कौशल विकास है, उद्यमिता वाला जो काम है, उसके बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार के बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें जितने भी नए कोर्सेज हैं उनकी पूरी सामग्री वहाँ पर दी गई है। अगर मान लीजिए कि मैं जिस महाविद्यालय में हूँ वहाँ पर किसी विशेष विषय की जानकारी देने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, तो मैं अपने आप में उस पोर्टल पर जाकर बच्चों को ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। तो ये सारे सिस्टम के अंदर क्लासरूम स्टडी तो है ही, साथ ही साथ
ऑनलाइन जो शिक्षा है उसको भी हम जोड़ेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि अभी तक जो है हम देखें तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में काफ़ी पहले आ गया था, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू कई साल से काम कर रही है, उसका विस्तार भी हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, बच्चों का झुकाव उधर हुआ है। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है वो कहती है कि हमें जो ओपन स्कूल पद्धति है उसको भी और अधिक आगे बढ़ाना है, और ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए हमारे यहाँ जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, पहला चैलेंज तो ये है हमारे सामने कि बच्चा स्कूल में आए, हमारी अटेंडेंस कम है, ठीक। दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी जो मार्क है उस तक नहीं पहुँचे हैं। जैसे कि अभी हमको तय करना है कि 2030 तक हमें स्कूली शिक्षा में 100% रजिस्ट्रेशन कराना बच्चों का, अभी हम बहुत पीछे हैं। तो एक चैलेंज है जो हमें मीट आउट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से GER है उसको भी हमें आने वाले सालों में कम से कम मिनिमम 50% करना होगा। अभी हम ओवरऑल GER हमारी अच्छी है, हम 40s में चल रहे हैं, शायद 48 की बात आज सामान्य आई थी। लेकिन मेरा इसमें दूसरी चिंता भी है। मेरी चिंता इसमें ये है कि इस GER में अगर हम प्राइवेट स्कूल्स और जो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को माइनस करें तो सरकारी तंत्र में हमारा कितना योगदान है, ये विषय हमारे चिंता का है। सर थोड़ा हमारे दर्शकों को GER के बारे में थोड़ा बताइए उनको। देखिए ये है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कि जो हमारे यहाँ छात्र हैं उनका पंजीकरण कहीं ना कहीं पर हो, किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में वो छात्र के नाते रहें, यानी कि उनकी आधे बच्चों की कम से कम जो भागीदारी है वो शिक्षा में रहनी चाहिए। इसी प्रकार से हम जो नीचे की बात करते हैं 100% रजिस्ट्रेशन स्कूली शिक्षा में, तो स्कूली शिक्षा में हम चाहते हैं कि हर बच्चा चाहे वो बस्ती का बच्चा रहने वाला हो चाहे किसी बड़े शहर का रहने वाला हो, उसका किसी न किसी स्कूल में पंजीकरण होना ज़रूरी है। जब तक पंजीकरण नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। अभी दिक्कत क्या आती है कि हमारे बहुत से परिवारों के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते ही नहीं। अच्छा, दूसरा एक और चैलेंज है बड़ा भारी कि स्कूल गए और उसमें हमने थोड़ी देर रुके भाग आए। तीसरी पर्वतीय क्षेत्र की समस्या है कि समस्या ये है कि हमारे स्कूल शुरू हुआ और बंद हुआ मान लीजिए 5-6 घंटे के बाद, तो बच्चा जो दूर से आ रहा है, बालिका दूर से आ रही है, उसके आने जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है एक बार, फिर आने जाने का उसमें खर्चा पड़ रहा है, तो उसको आने जाने का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखिए परिवार की एक सीमा होती है आय की, तो उसमें वो बहुत एनकरेज नहीं होते। तो ये चैलेंजेस भी हमको मीट आउट करने हैं, इसीलिए विचार किया जा रहा है कि हम और कुछ करें। इसके लिए साथ ही साथ हमें ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मैं गढ़वाल के दौरे पर था तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ विजुलाइज करी कि कुछ प्राइवेट स्कूलों के यहाँ पर बावजूद इसके कि उनकी फ़ीस ज़्यादा थी, स्टूडेंट की संख्या पूरी थी, और उसके कंपैरिजन में हमारे सरकारी स्कूलों की जो स्थिति थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने मालूम किया तो मालूम चला कि जो है पब्लिक स्कूल है प्राइवेट वाला, उन्होंने बसें लगा रखी हैं। बस बच्चे एक जगह पे आते हैं, बच्चों अलग अलग जगह से आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और फिर उतने घंटे के बाद लौट जाते हैं। अब हमारे यहाँ की दिक्कत क्या है कि अगर बच्ची चली गई भी है, बच्चा चलेगा अभी अपने गांव से तो 2-2.5 घंटे में पहुँचेगा, कितना पढ़ेगा, फिर शाम तक वापस लौटना उसको, तो बीच में आवर कितने मिले, थोड़े से मिले। तो वो एक बड़ा भारी चैलेंज है जो हमें मीट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की अपनी अलग से दिक्कतें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है सड़क ही नहीं है सर, सड़क की दिक्कतें हैं, कहीं पर आवागमन के स्थान नहीं है। उस सारे परिप्रेक्ष्य में जो भी हमने बात शुरू करी थी, ओपन स्कूल की पद्धति वो बहुत काम आएगी। बच्चे को स्कूल जाना नहीं है, उसको सेंटर में जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, वो कभी सेंटर में कभी चला जाएगा, उसको लिटरेचर मिल जाएगा। तो अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर ये अपना हायर एजुकेशन के लिए तो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए नहीं है। NEP कहता है कि स्कूली शिक्षा के लिए भी हमारा ओपन बोर्ड होना चाहिए। अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं शासन में, उसमें हमारा एक विषय ये भी है कि जिस प्रकार से हमने हायर एजुकेशन में एक ओपन यूनिवर्सिटी बनाई है स्टेट की, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसी प्रकार से हम स्कूली शिक्षा के लिए ओपन बोर्ड बनाए और वहाँ पर इस प्रकार की बना करके फिर उनके अलग अलग स्थानों पर केंद्र स्थापित करें।
केवल देहरादून में या हल्द्वानी में बना करके बात नहीं बनने वाली, नैनीताल में बना के बात नहीं बनने वाली। बात तब बनेगी जब हमारे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वो केंद्र हों और वहाँ पर उनके पढ़ने की, उनको साहित्य देने की, या कभी कभी काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए हम उनकी व्यवस्था कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि जो भारत है इसकी अपनी विशेषता है। विदेशी शिक्षा पद्धतियों के कारण से या कुछ राजनीतिक दलों के सोच के कारण से जो हमारे पाठ्यक्रम भी रहे उसमें भारतीयता का कहीं पर चीज़ें कम हो गई। हमें अपने जो अपना इतिहास है उसकी सही जानकारी नहीं है, एक बात। दूसरा क्या है कि हमारे क्या प्राचीन परंपराएं थी उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने विरासत को भी जोड़ा है इससे, कि विरासत भी हमारी शिक्षा का भाग रहे लेकिन विकास की बात भी रहे। तो दोनों बातें हैं। तो मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि अब हम लोग वो हैं जो एक और घर में चंद्रमा की पूजा करेंगे और दूसरी ओर चंद्रमा पर जाने की भी हमारी हो रही है। तो दोनों बातें जुड़ेंगी। हम चंद्रमा की पूजा भी करेंगे और चंद्रमा पर जाएंगे भी। चंद्रमा पर क्यों, और ग्रहों पर भी जाएंगे। हमारा चल ही रहे हैं और प्रोजेक्ट जो अंतरिक्ष के। इसके अलावा एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है महत्वपूर्ण कि यूजीसी जो है इस बात की छूट देती है कि आपके जो सिलेबस हैं उन सिलेबस के अंदर आप 20% अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट का इतिहास आया तो भारतीय इतिहास से बढ़ा दिया आपने, ठीक हो गया। अब 20% आप जो है उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाइए। ये छूट हमारी है, हमारे लिए है। अब हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि हम 20% जो पार्ट है, अलग से पुस्तकें भी उसकी हों, तो उत्तराखंड की जो हमारी अपनी ऐतिहासिक परंपराएं हैं, हमारी अन्य जो चीज़ें हैं, सांस्कृतिक हैं, आदि आदि, उन सबको भी हम इसमें जोड़ें। विरासत और ये विकास, ये दोनों को जोड़ करके हम लोग चलने वाले हैं। जब तक कि हमको अपनी भारतीयता पर गर्व नहीं होगा, हम विश्व में खड़े होने की स्थिति में नहीं होते। क्योंकि आत्मग्लानि है वो आदमी को सबसे अधिक कमज़ोर बनाती है। जो आत्मगर्व है वो व्यक्ति को खड़ा करता है। तो जो गर्व है उसको तब हम महसूस करेंगे जब हमें अपने प्राचीन गौरव की जानकारी होगी। ये विषय इसमें भी जोड़ा गया है। तो जैसे आजकल की जनरेशन है उनके अंदर ये फीलिंग्स को कैसे इनकलकेट किया जाएगा इस पॉलिसी में, कुछ ऐसा है कि कुछ? हाँ, मैंने कहा ना आपसे, ये जो विषय है इसमें हम अपने छात्रों को ये बता रहे हैं, बताने वाले भी हैं कि जैसे उदाहरण उत्तराखंड की हम बात करें। उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम देखें तो हमारा बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक वीरांगनाएँ हुई हैं, वीर हुए हैं। माधव सिंह भंडारी की बात करें, इंदु रौतेली की बात करें, आदि आदि। लेकिन हमारे सामान्य छात्रों को उसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड की है ही नहीं, कुछ जानकारी नहीं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड के लोगों ने योगदान दिया, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। राज बिहारी बोस देहरादून के अंदर FRA में सर्विस करते थे और यहाँ से जब वो बम कांड हुआ तो दिन में गए, रात को गए, कांड तत्काल रात को आ गए। ये सारी चीज़ें इतिहास का एक बड़ी गजब की चीज़ें हैं। हम उत्तराखंड के भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, उत्तराखंड की आपदाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। हम दुनिया भर का भूगोल पढ़ें और उत्तराखंड के भूगोल की हमको जानकारी नहीं है तो उसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। हम दुनिया भर के सांस्कृतिक बातों को करें और जो संस्कृति का केंद्र है, जो देवभूमि है, जिसकी अपनी एक परंपराएं हैं, हमारी 4 धाम है, अन्य धाम है, इनके बारे में अगर मेरे छात्र को नहीं पता तो ये शिक्षा पूरी नहीं है अपने आप में। ये सब बातें मेरे छात्र को पता होनी चाहिए कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये गर्व हो। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंडी हूँ, ये गर्व हो। ये तभी आएगा गर्व ये हो जब हम उसको उसके प्राचीन जो गौरवमय इतिहास रहा है उसकी जानकारी देंगे। तो वो सब बातों में हम काम कर रहे हैं। तो वो सब ऐड किया जाएगा ना जी, बिल्कुल। स्पष्ट देखिए, दिशा साफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी की उत्तराखंड को लेकर के दिशा साफ है। और आप देख रहे होंगे कि जो उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े वो लिए हैं, कदम उठाए हैं, उस कदम के अंदर भी जो है वो ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि प्रतियोगिताओं का मसला था, प्रतियोगिताओं में नकल माफिया काम करता था तो कड़ा उन्होंने कानून नकल विरोधी बनाया। तो नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी नियुक्तियां हो रही हैं उसमें कहीं सिफारिश या नकल माफिया का कोई भूमिका नहीं है, साफ सुथरी नियुक्तियां हो रही हैं। अब हमारा एक संकल्प और भी है। हमारा संकल्प ये है कि जहां हम एक और ये प्रतियोगिता के
जो परीक्षाएं हैं इनको नकल फ्री हमने किया है, वैसे जो हमारे विश्वविद्यालय के और स्कूली शिक्षा की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी नकल को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि शिकायतें ऐसी आती हैं कि कहीं कहीं पर कोई माफिया तंत्र काम करते हैं जो हमारी जानकारी में आने लगे हैं, तो खैर एक्शन लेंगे उनके बारे में। तो अभी काफी आया था जो सरकारी नौकरी को लेके पकड़ा गया, पूरा पकड़ा गया। तो ऐसे गिरोह जो काम करते हैं वो हमको बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और आपके विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जो नकल के जो अड्डे बन गए हैं थोड़े बहुत, उन अड्डों को भी हम साफ करेंगे। तो सारे के सारा जब फोकस का पॉइंट हमारी शिक्षा नीति में है वो हमारा छात्र है, छात्र छात्राएं। दूसरी बात, शिक्षा नीति हमको ये भी कहती है कि जो भी हमारी नीति है इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? शिक्षक। तो छात्र के बाद अगर दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है वो है हमारा शिक्षक। तो शिक्षक जो है वो हमारी परंपरा में भी रहा है, हमारे परंपरागत तरीकों में भी हमने शिक्षक को ईश्वर से बड़ा माना है। गुरु ब्रह्मा का जो श्लोक है वो तो हम हर बार याद करते ही हैं। तो शिक्षक को भी हमको प्रशिक्षित भी करना है। देखिए, किसी व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई डिग्री ली होगी और फिर क्षेत्र में आया होगा, लेकिन आज बदल गए ये चीज़ें। तो उसको नए आयाम में भी जानकारियाँ हों, इसके लिए जहाँ उसको कोशिश करनी पड़ेगी, सरकार कोशिश कर रही है कि वे भी उनको प्रशिक्षित करे। और हम जैसे लोग हैं, हमारे टाइम पर तो एकदम बिल्कुल ये कंप्यूटर वगैरह कुछ था ही नहीं। और मुझे तो वो दिन भी याद है जब बैंक में कंप्यूटर आए, कितना विरोध हुआ उसका। लेकिन आज बिना कंप्यूटर के हम क्या बैंकिंग सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। स्मार्टफोन आए हैं तो दुनिया कर लो मुट्ठी में है, दुनिया हमारे हाथ में है। तो अब उसका प्रयोग सदुपयोग करना है। तो ये सब चीज़, अब एआई आ गया है। अब एआई के युग में हम पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकते। एआई के बारे में जरूर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एआई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एआई को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एआई को एज ए टूल यूज़ करिए, एक अपने सहयोगी रूप में यूज़ करिए, ना कि उसका अपना मास्टर बना दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसका अपना मास्टर बना दिया तो हमारा दिमाग जो है वो कुंद हो जाएगा, हमारी सोचने की, कल्पना करने की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी और समाज भी गिर जाएगा। फिर तो जो हमें डिक्टेशन में एआई देगा वही हम कर रहे होंगे। जैसे आजकल की एजुकेशन में तो इसको एक बहुत ही कंपलसरी पार्ट बना दिया, एआई को माना गया है ना, एआई को माना गया है। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि भाई एआई है हमारे लिए, लेकिन एआई का मतलब ये है कि आपने उसको एक हेल्पिंग हैंड की तरह यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमको, जो रियल इंटेलिजेंस है, एक तो एआई हो गया, एक हो गया आपका रियल इंटेलिजेंस RI। तो हमें जो रियल इंटेलिजेंस है उसको कहीं दबने नहीं देना है। तो रियल इंटेलिजेंस को हमको डेवलप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई भी तो दिमाग से ही आया मानव के। उसको जो दिया है कि हमारे जो वैज्ञानिक रहे, जो टेक्नोलॉजी के लोग जानकार, उन्होंने दिया है, मानी कि मानवीय मस्तिष्क ने दिया है। तो मानवीय मस्तिष्क पर उल्टा वो हावी ना हो जाए, वो भस्मासुर ना बन जाए, ये चिंता हमको करनी है। सर, जैसे कई स्टेट में ना एनईपी का विरोध हुआ है, तो किन चीज़ों को लेकर विरोध हुआ है, तो थोड़ा सा उन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे आप? देखिए, एक्चुअली विरोध जो स्थिति है कुछ मानसिकता से हो गई है। अब ये बात राजनीतिक रूप ले लेती है, लेकिन हमने एक बात को महसूस किया कि माननीय मोदी जी जो केंद्र में शुरू करते हैं, एक पूरा वर्ग है, और नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन उसका पहला फंडा है बिना सोचे समझे विरोध शुरू कर देता हो। सिर्फ विरोध ही करना है, विरोध के लिए विरोध। और वही स्थिति हमारे उत्तराखंड की भी है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो शुरू करते हैं, तत्काल उसके बिना सोचे समझे कि ये अच्छा है कि बुरा है, विरोध करना है। एक तो मूल मानसिकता ये है। दूसरी मानसिकता ये है कि कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, वो एक कारण बन जाता है। अब जैसे कि त्रिभाषा फार्मूले की बात है। अब त्रिभाषा फार्मूला ठीक है ना, कि आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं, मातृभाषा में सिखाइए, क्षेत्रीय भाषा में सिखाइए उसके, और लेकिन साथ में आपको ये जोड़ा गया कि आप 2 भाषाएं और भी तो हैं। आप अंग्रेजी पढ़ा लीजिए, उसको हिंदी पढ़ा लीजिए। अब महाराष्ट्र की बात करता है, महाराष्ट्र मराठी पढ़ा लीजिए, कौन मना कर रहा है? पहली बात है बच्चे के विकास की। और हम जानते हैं कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख सकता है वो किसी और भाषा में नहीं सीखता। देखिए, दिमाग है। हम अगर बेसिक रूप से अंग्रेज नहीं है तो कोई बात हमको कही जाती है और हम उसका जवाब देते हैं, तो कई बार अक्सर ये होता है कि हम पहला हमारा दिमाग तेजी से उसका ट्रांसलेशन करता है, यानी दिमाग की एनर्जी लगती है उसके अंदर।
मातृभाषा में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो उसके दिमाग में उसके सॉफ्टवेयर में बैठी हुई है चीज़। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि चीन के लोग आगे बढ़ गए, जापान के लोग आगे बढ़ गए, तो क्या वो अंग्रेजी पे चल रहे थे या किसी और भाषा पे चल रहे थे? अपनी भाषा पे चले ना। आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग जो है विदेशी भाषाएं सीख रहे हैं, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई चाइनीज़ सीख रहा है, अलग अलग स्कूल से हैं बड़ी संख्या में। अभी जो मुझे जानकारी लेटेस्ट मिली, मुझे एक मित्र ने कहा कि मैं अपना खोलना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट। मैंने क्या करोगे? कि अरबिक पढ़ाऊँगा। मैंने क्यों? हाँ, देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने क्यों भाई? कह रहा कि वहाँ उन देशों में जो है हमारे बच्चों की मांग है और ये अरबिक जो बच्चे सीख के जाएंगे उन्हें तत्काल नौकरी मिल जाएगी। तो समय के संग चीज़ बदलती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर कोई जाएगा भी, अब चाइना कोई जा रहा है तो अब तक उसने चाइना उसको एक शब्द नहीं आता उसको चीनी का, सीखता मैंड्रिन सीख रहा है। बिल्कुल, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए बच्चा, सीखने वाला होना चाहिए। मतलब भाषा को लेकर ही विवाद हुआ था ना। हाँ, कुछ लोगों ने भाषा को लेकर बात कही है। अच्छा, और कोई बात नहीं है और इसके तो अंदर। कोई जी। नहीं ना। और सर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि ये पॉलिसी और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके? देखिए, मेरा तो एक सीधा सीधा कहना ये है कि ये जो आपका कार्यक्रम जनता के लिए है, कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी मूल भावना को हम लोग पूरी तरह से समझें। और मैं समझता हूँ कि नए युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो ये नीति आई है, जो प्रधानमंत्री जी के विज़न से आई है, और जो मुख्यमंत्री जी जिसको प्रदेश में लागू कर रहे हैं, उस नीति को लागू करने के लिए हमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए और उसके लिए अपने को बदलना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव विकास का एक प्रतीक है। और जो लोग बदलते नहीं हैं वो अपने स्थान पर रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। अब हमने वर्तमान में आकर के कंप्यूटर चलाना, स्मार्टफोन चलाना, एआई का प्रयोग करना हमने इस उम्र में सीखा है। और अगर हम नहीं सीखते तो हम इसके अनपढ़ कहे जाते हैं, हम इलिटरेट होते हैं। अब इलिटरेट वो नहीं है जिसको ABCD नहीं आता, अब इलिटरेट ये है जिसको ये सिस्टम नहीं आता, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसलिए हमें लिटरेट होना है और आगे बढ़ना है और हमारी सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ये मत सोचिए कि हम जब विरासत की बात करते हैं तो विरासत कोई पिछड़ेपन की बात है। विरासत हमारा गर्व है, उसको हमें गर्व के संग समझना चाहिए, मानना चाहिए। आप चीन जाइए, चीन के कार्यक्रमों में अपना बढ़िया इतिहास बताते हैं वो कि सोचते हैं कि उससे बड़ी कोई सभ्यता थी नहीं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता सबसे अलग महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको अपनी पता ही नहीं है उसके बारे में। तो वो हमें अपना जो गर्व है भारतीय होने का। अब वातावरण बदला है, ऐसी बात नहीं है, वह वातावरण बदला है, दुनिया के अंदर भारतीयों को भी बड़े सम्मान से अब देखा जाता है, लेकिन उस भावना को हमको और बढ़ाना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों पर हम गोलच करके अपनी और देश की या समाज की ताकत को खराब नहीं करना चाहिए। सर, जैसे आजकल का यूथ है, आपने देखा कि एजुकेशन तो ले रहा है बट वो ना खाली एक डिग्री लेने तक ही सीमित हो गया है। मतलब अगर ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो हमारे यूथ को हम किस रूप में देखेंगे? देखिए, यूथ का माइंडसेट मैंने कहा ना बदलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, ये बात सही है कि वो डिग्री लेना चाहता है, लेकिन आजकल दिमाग में ये भी आ गया लोगों के कि रोज़गार भी चाहिए और उसके लिए वो बोलता भी है, और सही बात है। अब यूथ को ये समझना पड़ेगा कि वो सरकारी नौकरी की बात ना करे, बात इससे ना करे वो सीमित है, अपने आप को उस क्षेत्र में ले जाने के बारे में देखे जहाँ उसके और अधिक जो है मौके मौजूद हैं। सरकार की नौकरियां सीमित हैं, ये मानना चाहिए हमको एक बात। और मैं एक बात और कहूँ आपसे कि सरकार की नौकरी में प्रगति की सीमाएं भी सीमित हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसकी कोई सीमा नहीं है। बड़े बड़े लोग इतना बड़ा बड़ा पैकेज लेके आगे जा रहे हैं कि पूछिए मत आप। अब दुनिया में हमारे भारतीयों की मांग बहुत ज़बरदस्त है, तो ऐसे में हमको या तो अपना स्वरोजगार के बारे में सोचें और या मार्केट में जो चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से अपने आप को ढालें और उस दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, इन बच्चों को गाइड करने की जिम्मेदारी भी हमारे शिक्षक समाज की है, हमारे समाज की है। और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, इवन स्कूल लेवल तक भी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने यहाँ पर ऐसे यूनिट्स बना के रखें, ऐसे डिपार्टमेंट खोल के रखें जो बच्चों को गाइड करें, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग करें कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे। जब मैं DA में प्रिंसिपल था तो मैंने, आप हैरान होंगे कि एक बार
कहीं से डिमांड आई किसी कंपनी की कि हमने शुरू कर दिया था उस समय, एक अलग से हमने एक अपना सेल शुरू कर दिया था। तो उनको हम कहते भाई लाइए आप, एक कंपनी आ गई साहब, हमको जो है वो अंग्रेजी के बच्चे चाहिए, हम अंग्रेजी की क्लास, हमने जितने हमारे अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे थे हमने उनको भेज दिया। कॉलेज में आ गए, उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए और कई बच्चे उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास तो छोड़ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा भाई ये बच्चे तो क्लास नहीं छोड़ेंगे, मतलब एजुकेशन तो छोड़ेंगे, एजुकेशन चलती रहेगी, आप इसके चलते क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने उनको एक काम बताया, आप सर्वे करो हमारे लिए, सर्वे करो, क्योंकि आपका हमने अंग्रेजी इसलिए लिया कि वो जो जहाँ हमने भेजना है आपको वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे, तो आप जाके हमारे लिए सर्वे करो और इसके लिए आपको इतना पैसा मिलेगा। विदेशों में हमारे बच्चे जाते हैं, पढ़ते भी हैं और नौकरी भी करते हैं। मैं लंदन में था तो एक हमारे टेबल पे जो बच्चा सर्व कर रहा था, मैंने पूछा बेटा तुम कहाँ से हो, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से। तो मैंने कहा यहाँ क्या करने आए हो, कह रहा है टूरिज़्म का मैं कोर्स कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहा है ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ, 2 घंटे में आता हूँ और मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं। जब जीए में था तो मैंने भगीरथी शुरू किया, मिनरल वाटर। तो लोग मेरे पास नौकरी के लिए आते थे और सिफारिशें बहुत आती थी, तो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसको मुझे बचाना है निगम को, अधिक नौकरी का मतलब है कि आपने अनावश्यक बोझ डाल दिया। तो मैं उनसे कहता था कि आप ये भगीरथी मिनरल वाटर की जो है आप मेरे से एजेंसी ले लो। तो लोगों ने कहा साहब कुछ तो मना ही कर दिया, नहीं साहब हमारे बस का नहीं है। उसने कहा साहब हम ले तो लें लेकिन पे पैसे नहीं है। मैंने कहा ले जाओ, कमा लोगे दे जाना, कोई बात नहीं, इतना रिस्क तो मैं ले लूँगा आपके लिए। आप हैरान होंगे, एक आदमी नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल। सबको नौकरी चाहिए, 2000 की नौकरी। ये सब 2000 की बात है, ये 97 में बना था मैं, राज्य बनने से जस्ट पहले 3 साल पहले, उसका 1 साल में और रहा। तो उस समय जो बच्चे आते थे वो 2000 की नौकरी के लिए पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें लाते थे। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं। अगर मेरे उद्यम की स्थिति हो, ठीक है मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, मैं बेचूंगा, निकल जाएंगे आप आगे, है ना। अगर मेरे को नहीं भाई तो सेफ चीज़ है, 2000 मिले सेफ मिलने चाहिए, तो उससे बात नहीं बनने वाली। अब ये बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसके बदलाव को तेज़ी से और आना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, बहुत बेलाग तरीके से कह रहा हूँ। एनईपी ने जो है कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, कि हम निजी क्षेत्र के पक्ष में हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन कमर्शलाइजेशन के खिलाफ है, बाजारीकरण के। तो इसलिए जो लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं कृपया बाजारीकरण के दृष्टिकोण से काम ना करें। शिक्षा एक बहुत ही बड़ी तपस्या है। आप बच्चों को बना रहे हैं, एक देश को बना रहे हैं, समाज को बना रहे हैं। आजकल का यूथ है, बाहर जाना चाहता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वहीं से वो शिक्षा लेना चाहता है, वहीं जॉब करना चाहता है। तो क्या जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारा जो यूथ है उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देने में सक्षम होगी कि वो हमारे भारत में ही अपना करें काम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो लोग बाहर जा रहे हैं उसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो कुछ हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं कि उनको वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड फेम की हैं वो एडमिशन मिल जाता है तो चले जाते हैं। और कुछ जाने के कारण दूसरे होते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में लोग जाते हैं तो भारत में मेडिकल की शिक्षा महंगी है, सीटें सीमित हैं, बाहर जाकर के उनको एडमिशन मिल जाता है और कई देशों में जो है वो भारत की अपेक्षा सस्ती शिक्षा भी है, तो लोग वहाँ मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये 2 कारण चलते हैं आमतौर पर। अब भारत के अंदर जो शिक्षण संस्थाओं का स्तर है वो अपने आप में बहुत बड़ा विचारणीय विषय है और वो अपने में एक चैलेंज भी है। चैलेंज इसलिए है कि हमको अपनी शिक्षा पद्धति को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। इसीलिए दरवाजे विदेशियों के भी खोले गए कि कंपटीशन खड़ा हो और हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं वो दुनिया में खड़े हों। हमारे केवल ये आईएम और इनको छोड़ दीजिए, आईटीआई को 2-4 को, बाकी वैश्विक स्तर पर तो हम कहीं स्टैंड करते ही नहीं है, ये सच्ची बात है। तो वो एक बड़ा भारी कंपटीशन है और उसके लिए वही मैंने कहा ना आपसे, मूल रूप से
ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम शिक्षक करेगा। ये जिम्मेदारी शिक्षक वर्ग की है कि वो करे। देखो, सरकार पॉलिसी बना सकती है, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, मैं उपाध्यक्ष के नाते कुछ उसमें फैसिलिटेटर हो सकता हूँ, लेकिन फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे हमारे माननीय कुलपति हों, चाहे हमारे प्रोफेसर्स हों, शिक्षाविद हों, दूसरे लोग हों, उस सिस्टम के लगे हुए लोग हों, उनको इस मामले में बहुत डेडिकेटेड तरीके से चलना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, रिसर्च जो है जो हमारे हो रही है, और NEP रिसर्च की बात करता है बार बार, तो रिसर्च का भी जो लेवल है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ पेपर्स पे नहीं जाना, हमें देखना है कि सोसाइटी के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। विदेशों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जो नए अनुसंधान होते हैं, उनका केंद्र जो है कौन होता है? विश्वविद्यालय। जो चीज़ें अंदर शिक्षा के में घुस गई हैं, उनको निकालना भी है और अपने स्तर को बढ़ाना भी है। ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं, जो हमारा बच्चा विदेश में जाकर के जो है काम कर सकता है, तो भारत में क्यों नहीं कर सकता? उसको केवल वातावरण देना होगा, उसको यहाँ सुविधाएं देनी पड़ेंगी। सरकार खुले मन से कर रही है इस काम के लिए। केंद्र सरकार ने बजट खोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मांगिए तो सही, क्या चाहते हैं आप? नई नई योजनाएं प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं। अब इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप के लिए अभी 2-4 दिन पहले 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी 15,000 रुपये हम उसको देंगे। इसके अलावा एक स्कीम और चल रही है कि 500 बड़ी कंपनियों में जो है बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी और उनको केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाएगा। देखिए, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब बातें सेकेंडरी हैं, मूल बात है एजुकेशन। और कहीं ना कहीं पर कई बार क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो पीछे रह जाती है और बाकी चीज़ें हावी हो जाती हैं। ये माइंड सेट बदलने की आवश्यकता है। तो जो आपने प्रश्न किया, विदेश बच्चे क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि उनको 2 कारण से, एक तो आर्थिक वजह हो गई, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, यहाँ से बाहर जाते हैं, और दूसरा ये जो उनको जो वातावरण उस लेवल के हैं। अभी एक युवक जो है वहाँ से आए थे, अमेरिका से, प्रधानमंत्री जी से मिले थे, हिंदुस्तानी है। एक AI का परप्लेक्सिटी करके एक AI प्लेटफॉर्म है, वो बच्चा भारतीय ने बनाया, अमेरिका की कंपनी लॉन्च किया उसको। तो बच्चों को भी थोड़ा सा अपने स्टार्टअप पे विचार करें। दूसरी ओर हमारे शिक्षा पद्धति में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी चिंतन करना पड़ेगा। और जो विज़न प्रधानमंत्री ने दिया, इससे बढ़िया विज़न हो नहीं सकता। अगर हम ईमानदारी से उस काम को कर जाएंगे, तो जैसे हमारे पुराने द्रोणाचार्य और गुरु लोग याद किए जाते हैं, तो हमारे गुरुजन भी जो है शुरू में याद किए जाएंगे। डॉक्टर सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने इतना डिटेल्ड में NEP को एक्सप्लेन किया, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। और आपने जो विषय मुझे दिया, ये वास्तव में मुझे निकट हूँ मैं इसके बहुत। और मूल रूप से मैं जो मर्जी किसी पद पर रहा हूँ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मूल रूप से मैं शिक्षक हूँ, और वही मुझे अंदर से संतोष भी देता है। तो आपने जो मेरे मन की बात मुझे कहने का मौका दिया, कुछ हो सकता बातें लोगों को पसंद ना भी आए, क्योंकि यही मेरी एक आदत है, मैं अपनी बात को खुले रूप से कह देता हूँ। क्योंकि जब तक हम बात खुले रूप से नहीं कहेंगे तो शिक्षक अपनी भूमिका नहीं निभाता। सब अच्छा करके समाज चलता नहीं है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो कोई मुझे कहेगा आप ये गलती कर रहे हैं, मैं जरूर मान लूँगा उसको। ये प्रगति का भी अपने आप में एक वो जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आप अलग अलग फील्ड में स्किल्ड हैं, लेकिन आज जो नज़र आता है वो एक बहुत ही एजुकेशनिस्ट नज़र आ रहे थे, एक बहुत ही अच्छे अध्यापक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, जहाँ पर हमने NEP के बारे में डिटेल से चर्चा की, और हम इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेके आएंगे, और बहुत अच्छे गेस्ट को हम अपने स्टूडियो में लाएंगे, और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।